सर, क्या आपने सच में रोनन को काम पूरा होने के बाद छोड़ने का वादा किया है? फ्लैश को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, रोनन की रिएक्शन देखकर तो यही लगता है। अगर बॉस ने उससे वादा नहीं किया होता तो वो इतनी रिलैक्स्ड और खुश एक्सप्रेशन के साथ यहाँ से कैसे जाता। फ्लैश जितना ज्यादा सोचता उतना ही उसे कुछ गलत लगने लगा। इसीलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे अपने बॉस के पास आकर पूछने की हिम्मत की। काले चोगे में लिपटा आदमी अपने पैरों के पास घुटनों के बल बैठे फ्लैश को नीचे से देख रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए क्रूर चमक दौड़ गई। उस नज़र ने फ्लैश के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह घबरा गया और तुरंत झुककर बोला, सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी हद पार कर दी। जब तुम्हें पता है कि तुमने हद पार की है। काले चोगे वाले आदमी की आवाज में रौब और दबदबा था। तो अब तक यहाँ से निकले क्यों नहीं? उस आवाज ने फ्लैश को इस कदर डरा दिया कि वह बिना एक पल रुके पलटकर निकल गया। फ्लैश अच्छी तरह जानता था, अगर इस वक्त उसने अपने बॉस की अथॉरिटी को चैलेंज किया तो अगले ही पल उसकी जान चली जाएगी। जिज्ञासा बहुत थी, लेकिन अपनी जिंदगी उससे भी ज्यादा प्यारी थी। फ्लैश के आज्ञाकारी तरीके से चले जाने पर काले चोगे वाले आदमी की आंखों में छिपी कातिलाना भावना थोड़ी कम हुई। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि रोनन कैथरीन को बट्रे करेगा। रोनन उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। एक नज़र में वह झूठ पहचान लेता था, इसलिए वह साफ समझ गया था रोनन ने जो कहा वो सच था। काले चोगे वाले आदमी ने मन ही मन सोचा, लगता है रोनन कैथरीन को उतना अहम नहीं मानता। उसने अपनी जान बचाने के लिए कैथरीन को धोखा दे दिया। फ्लैश ज्यादा समझदार नहीं था, लेकिन एक बात में वह सही था, इंसानी फितरत किसी भी इम्तिहान में टिक नहीं पाती, और इस दुनिया में खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काले चोगे वाले आदमी के यहाँ से निकलते ही फ्लैश सीधे होल्डिंग सेल की तरफ गया। बॉस से उसे कोई जवाब नहीं मिला था, तो अब उसे रोनन से ही बात करनी थी। रोनन, जिसे फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया था, एक कोने में टिककर बैठा था। आंखें बंद थी, चेहरा बिल्कुल भावहीन। विंस्टन के साथ जो हुआ था, उसके बाद रोनन पहले जैसा बेफिक्र और अकड़ से भरा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अब एक गहरी, सख्त छाया थी। सामने हलचल हुई तो उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। नजरें मिलते ही रोनन ठंडा सा हंसा। अंधेरा होने वाला है, क्या टॉर्चर का अगला राउंड शुरू होने वाला है? हाँ, लेकिन इस बार क्या पूछने आए हो? जो कुछ मुझे पता था सब बता चुका हूँ, अब और क्या जानना है? रोनन की गलतफहमी समझकर फ्लैश ने धीमे से कहा, मैं इस बार पूछताछ के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। फ्लैश के कुछ कहने से पहले ही रोनन ने काट दिया, दफा हो जाओ, अगर इंटेरोगेट करने नहीं आए हो तो मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? रोनन का सख्त रवैया फ्लैश को भड़का गया। उसने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाकर धमकाया, रोनन, याद रखो, तुम अभी भी एक कैदी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी पकड़कर मार नहीं सकता? हाँ, रोनन जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में साफ ताना था। उस एटीट्यूड ने फ्लैश को उलझन में डाल दिया। वह ठंडी आवाज में बोला, तुम हंस किस बात पर रहे हो? रोनन धीरे धीरे उठा और सीधे फ्लैश के सामने आकर खड़ा हो गया। फ्लैश उससे थोड़ा लंबा था। रोनन ने हल्का सा सिर तिरछा किया और उसकी आंखों में सीधा देखा। हालांकि फ्लैश के मास्क के नीचे चेहरा कैसा है रोनन नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आंखों से लगता था फ्लैश अच्छा दिखने वाला होगा। रोनन की आवाज में जहर घुला हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे अरेस्ट करोगे तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हें मरवा नहीं सकता? ये शब्द फ्लैश को चुप करा गए। कमरे का माहौल एक पल में अजीब सा हो गया। फ्लैश की खामोशी देखकर रोनन आगे बोला, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम बस ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे बॉस से कैसा डील किया है। इतना जानने की जलन है तो मैं साफ कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई। लेकिन तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझ पर हाथ मत उठाना और प्रोफेसर वॉर्नर को भी नुकसान मत पहुँचाना। तुम्हारी जिंदगी और मौत अब मेरे हाथ में है। रोनन ने फ्लैश के मास्क को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसी। आखिरकार तुम अपने बॉस की नज़र में बस एक कुत्ते से ज्यादा नहीं हो, जिसका काटना थोड़ा ज्यादा दर्दनाक है।
फायदा मिले तो तुम्हें कभी भी बदला जा सकता है। फ्लैश का चेहरा स्याह पड़ गया, आंखों में गुस्सा भरा था, लेकिन निकालने की कोई जगह नहीं थी। रोनन की समझ उसकी सोच से कहीं आगे थी। वह फ्लैश के दिमाग को पढ़ सकता था, हालात का इस्तेमाल कर सकता था, बॉस से नेगोशिएशन कर सकता था और फ्लैश को अंधेरे में रख सकता था। यही रोनन की असली ताकत थी। फ्लैश जानता था, अगर रोनन ने जरा सा भी लालच भरा ऑफर दिया तो उसका बॉस उसे मारने में एक पल नहीं लगाएगा। गुस्से में फ्लैश हंसा, बहुत बढ़िया, देखते हैं ये अकड़ कितने दिन रहती है। ये कहकर फ्लैश वहां से चला गया। उसके जाते ही रोनन फिर अपने कोने में जाकर बैठ गया, खामोश, शून्य में खोया हुआ। असल में शुरुआत में रोनन को फ्लैश पर थोड़ा तरस आता था। वह उसे मारना नहीं चाहता था, ना ही हालात को इतना बिगाड़ना चाहता था, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, फ्लैश बहुत जिद्दी है, तो अब मुझे दोष मत देना। फ्राइडे आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। एक्सपेरिमेंट अपने आखिरी दौर में था। कैथरीन ने तय कर लिया था, अगले कुछ दिन वह लैब में ही रहेगी, रात दिन काम करके प्रोजेक्ट पूरा करेगी। मार्शल भी उसके साथ था। डिनर ब्रेक के दौरान दोनों बातें कर रहे थे। मुझे विंस्टन की चिंता हो रही है, मार्शल ने कहा। पिछले कुछ दिनों से उसकी कोई खबर नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से उसकी पत्नी से पूछने को कहा। उसने कहा सब ठीक है। फ्राइडे खत्म होते ही मैं खुद जाकर देखूंगा। विंस्टन उसका दशकों पुराना दोस्त था। वह उसे अच्छे से जानता था। अगर कोई गंभीर बीमारी उसे बिस्तर से बांध न लेती तो विंस्टन कभी इतने दिनों तक गायब नहीं रहता। एक्सपेरिमेंट आखिरी चरण में था। मार्शल निकल नहीं सकता था, इसलिए उसने बस पत्नी के जरिए खबर ली थी। ये सुनकर कैथरीन ने खाना रोक दिया और हल्के स्वर में बोली, प्रोफेसर वॉर्नर ठीक होंगे, चिंता मत कीजिए। मार्शल ने समझा, वह बस उसे दिलासा दे रही है। वह कैथरीन को परेशान नहीं करना चाहता था, तो बात वहीं रोक दी। हाँ, ज्यादा मत सोचो, वह बोला। रिसर्च पर ध्यान देते हैं। एक्सपेरिमेंट सफल होते ही मैं विंस्टन को खुशखबरी दूंगा। वह खुश होगा और ठीक भी हो जाएगा। तभी एक आवाज ने उनकी बात काट दी। प्रोफेसर हार्टली, मिस स्वॉन, अब जाकर खाना खा रहे हैं। दोनों ने एक साथ सिर उठाया। लैब के दरवाजे पर स्टाई यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट अल्टन खड़े थे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। अल्टन के बगल में खड़ा शख्स कोई और नहीं, रायलन था। वह जैसे ही आया, उसकी नज़र कैथरीन पर टिक गई और एक पल के लिए भी हटी नहीं। मार्शल को अंदर से अजीब तो लगा कि अल्टन इस समय किसी को लेकर यहाँ कैसे आ गया, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया और तुरंत खड़ा होकर बोला, मिस्टर फैरल, आप यहाँ। अल्टन मार्शल की आंखों में छिपी नाराजगी समझ गया, लेकिन वह बेबस था। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये रीलन टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर मेल्टन। इन्हें पता था कि आप लोग एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं, तो ये काफी समय से लैब देखने आना चाहते थे। आपको डिस्टर्ब न हो, इसलिए इन्होंने ब्रेक टाइम चुना। मार्शल ने सिर उठाकर रायलन को देखा। एक पल के लिए वह ठिठक गया। उसके दिमाग में सवाल गूंज उठा, ये तो वही है। जब मार्शल को ये समझ आया कि रायलन ही रीलन टेक्नोलॉजीज का प्रेसिडेंट है, तो उसके दिल में चल रही सारी शंकाएं आखिरकार खत्म हो गईं। उसने कैथरीन की तरफ देखा। कैथरीन के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बिल्कुल शांत और स्टेडी। ये देखकर मार्शल के होंठों पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन खुश रहना, ये बहुत रेयर है। मुझे पहले से लगता था कि रायलन कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का बिग बॉस निकलेगा। इतनी कम उम्र में इस पोजीशन तक पहुंचना, उसका फ्यूचर तो लिमिटलेस है। कैथरीन इंटेलिजेंट भी है, केपेबल भी और बेहद खूबसूरत भी। फिर ये लड़के उसके पीछे क्रेजी क्यों न हों? मार्शल को पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि कैथरीन, जो कभी फालतू खर्च नहीं करती, अचानक इक्विपमेंट बदलने का आइडिया क्यों लाई। अब सब साफ हो गया। कैथरीन को शुरू से पता था कि स्पॉन्सरशिप के पीछे रायलन है। रायलन ने जो उनके लैब को स्पॉन्सर किया, शायद उसकी इंटरेस्ट एक्सपेरिमेंट में कम और लैब के किसी इंसान में ज्यादा थी। ये सोचते ही मार्शल को सब समझ में आ गया। रीलन टेक्नोलॉजीज इस समय लैब का सबसे बड़ा स्पॉन्सर था। रायलन ने इतना पैसा लगाया था,
तो उसका विजिट करना बिल्कुल नेचुरल था। अगर अल्टन ने रायलन को रोक दिया होता और ये बात बाहर चली जाती कि स्टाइल यूनिवर्सिटी अपने स्पॉन्सर्स का स्वागत तक नहीं करता, तो आगे कोई स्पॉन्सर करने की हिम्मत ही नहीं करता। अल्टन की मजबूरी समझकर मार्शल का मन हल्का हो गया। वो खुद आगे बढ़ा और रायलन से हाथ मिलाया। मिस्टर मेल्टन, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट सच में इम्प्रेसिव है। हमारे लैब को डोनेट करने के लिए थैंक यू। रायलन ने हल्की, शालीन मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रोफेसर हार्टली, you're वेलकम। मैं थोड़े रिफ्रेशमेंट्स लाया हूँ। उम्मीद है आपको और मिस स्वॉन को पसंद आएंगे। असिस्टेंट ने एक सजी धजी फूड बॉक्स उठाकर कैथरीन की तरफ बढ़ा दी। रायलन पहले ही पता कर चुका था कि कैथरीन ने अभी डिनर नहीं किया है। वो जानबूझकर इसी टाइमिंग पर आया था। ब्रैंडन के लोग बाहर रुके रहे और रायलन अल्टन के साथ लैब के अंदर चला आया, खुद कैथरीन से मिलने। ये सब करके रायलन को अंदर ही अंदर सैटिस्फैक्शन मिल रहा था। पिछली बार जो फ्रस्ट्रेशन जमा हुई थी, आज वो निकल गई। मार्शल समझता था कि इस वक्त फूड भेजने के पीछे रायलन का असली मकसद क्या है। उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा और सब कैथरीन पर छोड़ दिया। कैथरीन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के फूड बॉक्स ली और बस इतना कहा, थैंक्स। फिर वो वापस बैठ गई। उसका ये एटीट्यूड देखकर आसपास का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। आखिर रायलन ऐसा इंसान था जिससे प्रेसिडेंट तक संभल कर बात करता था, लेकिन कैथरीन ने उसे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी। रायलन ने हल्की नज़र प्रेसिडेंट पर डाली। अल्टन तुरंत समझ गया। मिस्टर मेल्टन, ये एक्सपेरिमेंट कैथरीन लीड कर रही है। वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप सीधे उससे बात कर सकते हैं। इतना कहकर उसने मार्शल की तरफ देखा। मार्शल, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। बाहर आओ। मार्शल सब समझ रहा था। वो हिंट्स इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए प्रेसिडेंट के साथ बाहर चला गया। उन दोनों के जाते ही बाकी लोग भी निकल गए। लैब में अब सिर्फ कैथरीन और रायलन रह गए। कैथरीन अभी भी मार्शल के अरेंज किए हुए खाने में लगी थी और रायलन का दिया हुआ बॉक्स खुला तक नहीं था। रायलन को जरा भी गुस्सा नहीं आया। कैथरीन के सामने उसका टेम्पर वैसे भी जीरो हो जाता था। वो खुद आगे आया, कैथरीन के पास बैठा, फूड बॉक्स खोला और खाने को उसके सामने सजा दिया। ट्राई करो, खास क्यू में लगवाकर मंगवाया है। खाना देखने में ही बेहद टेम्पटिंग था, नीटली अरेंज्ड, क्लियरली थॉटफुली चोजन। कैथरीन ने इस बार मना नहीं किया। रायलन का खाना मार्शल के खाने से कहीं बेहतर था। बेहतर खाना होते हुए भी उसे रिफ्यूज करना, ये कैथरीन को भी पॉइंटलेस लगा। कैथरीन को खाते देखकर रायलन खुश हो गया। कैथरीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी कंफ्यूजन चमक रही थी। तो तुमने बिलियंस डोनेट किए सिर्फ मुझे खाना खिलाने के लिए? अगर उस पल रायलन ने हाँ में सिर हिला दिया होता, तो कैथरीन बिना सोचे खाना उसके सिर पर दे मारती। रायलन मुस्कुराया, इतना सिंपल नहीं है। अगर तुम्हें खाना डिलीवर करते हुए प्रॉफिट भी हो जाए, तो क्यों न किया जाए? आई एम अ बिजनेसमैन, राइट? मेरी कंपनी अभी लॉक्सटन में शिफ्ट हुई है। इस डोनेशन से नेम भी बन गया, पीआर और प्रमोशन का खर्च भी बच गया। विन विन डील है। कैथरीन ने मन ही मन ठंडा सा हंस दिया। अगर ये इतना परफेक्ट डील होता, तो तुमने शुरू से प्लान किया होता। सब कुछ मेरी एक्सपेरिमेंट की सक्सेस पर टिका है। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, तो तुम्हारा सारा इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा। उसने ये बातें जुबान पर नहीं लाईं। खाना खत्म करके वो उठी। मुझे अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना है। रायलन वहीं बैठा रहा, कैथरीन की जाती हुई पीठ को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ। उसने मन में सोचा, मैंने कहा था ना, जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर ही लेता हूँ। मिस्टर डंकन, रायलन वाकई बहुत चालाक है, पैक्सटन ने ब्रैंडन को रिपोर्ट देते हुए झुंझलाहट से कहा। उसने कैथरीन के लिए खाना भेजने की पूरी अरेंजमेंट की थी। कैथरीन बाहर नहीं आई, लोग दरवाजे पर वेट कर रहे थे। लेकिन अचानक रायलन ग्रैंड एंट्री के साथ पहुंच गया। उसके लोग फूड बॉक्स उठाकर खुलेआम प्रवोक कर रहे थे, ये कहते हुए कि रायलन कैथरीन का अच्छे से ख्याल रखेगा, और उन्हें वापस जाने की धमकी दे रहे थे। पैक्सटन को गुस्सा आ गया। ये तो साफ साफ ब्रैंडन को प्रवोक करना है। उसे लगा ब्रैंडन नाराज होगा, लेकिन ब्रैंडन के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कान थी। पैक्सटन चौंक गया। मिस्टर डंकन, आप एंग्री नहीं हैं? ब्रैंडन ने नजर उठाई। मैं एंग्री क्यों हूँ?
उसके मन में चल रहा था, रायलन ने इतना पैसा खर्च किया सिर्फ मेरी वुमन को खाना खिलाने के लिए। उसने कैथरीन के लैब इक्विपमेंट इम्प्रूव कर दिए और साथ साथ उसे खाना भी खिला दिया। कितना अच्छा इंसान है, मुझे तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। गुस्सा क्यों करूं? ब्रैंडन ने स्क्रीन पर सर्वेलेंस फुटेज देखते हुए कहा। इस रेस्टोरेंट का खाना बुरा नहीं है, कैथरीन को पसंद है। पैक्सटन सच में स्टन रह गया। ब्रैंडन बिल्कुल भी एंग्री नहीं था। थोड़ा सोचकर पैक्सटन को भी सुकून मिला। मिस स्वॉन सुपरफिशियल नहीं है, पैसे से खरीदी जाने वाली वुमन नहीं है, वरना मिस्टर डंकन उसे इतनी शिद्दत से परस्यू ही क्यों करते? रायलन जो कर रहा है उससे मिस्टर डंकन को ही फायदा है, तो गुस्सा करने की कोई वजह ही नहीं। कहानी अब एक साइलेंट वॉर में बदल चुकी थी, जहां मुस्कान के पीछे इरादे छिपे थे और हर चाल अगली चाल की तैयारी थी। कैथरीन जितनी देर लैब में रही, रायलन भी उतनी ही देर वहीं रुका रहा। रात काफी हो चुकी थी और कैथरीन का इरादा लैब में रुकने का नहीं था। उसने अपना सामान समेटा और बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर आई, दरवाजे पर खड़े रायलन से उसकी टक्कर होते होते बची। उसे देखते ही रायलन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज पूरा दिन बहुत लंबा रहा, काफी फिजिकल एफर्ट लगी होगी, राइट? क्यों न मैं तुम्हें सपा पर ले चलूं, थोड़ा रिप्लेनिश हो जाएगा। उसकी ये सपोजडली थॉटफुल पेशकश कैथरीन ने बिल्कुल इग्नोर कर दी। उसने बस एक नज़र रायलन पर डाली और उसके पास से निकलकर आगे बढ़ गई। रायलन कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इतनी रात हो गई है, तुम अपार्टमेंट जा रही हो या डॉम वापस? मैं तुम्हें डॉम तक छोड़ सकता हूँ। डॉम के मैनेजमेंट लोग। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कैथरीन रुक गई। वो पलटी और उसे घूर कर देखा। उसकी ठंडी आंखों में ऐसी तेजी थी कि रायलन जैसा आदमी भी पल भर के लिए कांप उठा। रायलन, तुम कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो। पहले मेरे एक्सपेरिमेंट में और अब मेरे डॉम तक में दखल। बिलीव इट और नॉट, मैं अभी तुम्हारे हाथ काट दूंगी, कैथरीन ने गुस्से में कहा। रायलन को कभी कैथरीन की कही बातों पर शक करने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो उसकी कैपेबिलिटी अच्छी तरह जानता था। कैथरीन जब टीनेजर थी तभी से वो किसी टेरर से कम नहीं थी, अब तो और भी नहीं। रायलन ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। कैथरीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस तुम्हारी क्या करना चाहता था। आई शट अप। कैथरीन के ठंडे शब्दों ने उसे वहीं रोक दिया। रायलन हिम्मत नहीं हुई। दोनों एक के पीछे एक चल रहे थे। रायलन ने कई बार कोशिश की कि वो कैथरीन के बराबर चल सके, लेकिन जैसे ही वो स्पीड बढ़ाता, कैथरीन उससे पहले ही तेज चलने लगती। कुछ कोशिशों के बाद रायलन समझ गया कि कैथरीन जानबूझकर उससे दूरी बनाए हुए है। उसने हार मान ली। कैथरीन, एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये सुनकर कैथरीन पलटी। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डराने वाली थी। उसकी ठंडी, तंज भरी आवाज ने साफ बता दिया कि वो खुश नहीं है। क्या हुआ, मिस्टर मेल्टन? अब मुझे आपको एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होगी। रायलन ने तुरंत हाथ हिला दिया। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। यू नो मी इनफ। कैथरीन की आवाज अचानक ऊंची हो गई, जैसे कोई बच्चा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा हो। एक्सपेरिमेंट से कोई रिजल्ट नहीं निकला है, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सुनकर तुम्हें खुशी हो रही है? उसके चेहरे पर मायूसी छिपी नहीं थी और उसके चारों तरफ एक हॉस्टाइल ऑरा फैल गई थी। रायलन समझ गया एक्सपेरिमेंट की फेलियर और सर्टिफिकेशन का समय नज़दीक होने की वजह से कैथरीन का मूड खराब था। उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया, उसे प्रवोक करने की हिम्मत नहीं हुई। ओके, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करते। वैसे मैं लॉक्स्टन में इतने दिन से हूँ, लेकिन रोनन कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? रायलन ध्यान से कैथरीन का एक्सप्रेशन देखने लगा। रोनन का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी हलचल आई। वो बहुत जल्दी संभल गई, लेकिन रायलन ने देख लिया। रोनन को मैंने एक काम सौंपा है, वो कुछ समय तक स्कूल में नहीं रहेगा, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो खुद कांटेक्ट कर लो, लेकिन कांटेक्ट हो पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। इज दैट सो? रायलन हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर मैं उसका इंतजार कर लूंगा। वैसे भी कुछ खास काम नहीं है, बस बहुत समय से मिले नहीं हैं और अब एक ही शहर में हैं, तो मिलना अच्छा रहेगा।
उसने फिर से देखा। रोनन का जिक्र होते ही कैथरीन का एक्सप्रेशन थोड़ा और सख्त हो गया। रायलन ने और गहराई से टटोलने की कोशिश नहीं की और कैंपस के हरे रास्ते पर उसके साथ चलता रहा। जब कैथरीन कैंपस गेट से बाहर निकली, तब तक रायलन खुद को शांत रखे हुए था। लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर कैथरीन को रोक लिया। क्या तुम फिर से ब्रैंडन के अपार्टमेंट जा रही हो? नन ऑफ योर बिजनेस, कैथरीन ने लापरवाही से कहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, कब से उसे मेरे मैटर्स में बोलने का हक मिल गया। कैथरीन, तुम्हें रूमर्स नहीं पता। ब्रैंडन अब ब्रीन्स के साथ काम कर रहा है। वो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बनने वाले हैं। अगर वो तुम्हारे लिए सिंसियर होता, तो क्या वो तुम्हारे एनिमीज के साथ हाथ मिलाता? रायलन के चेहरे पर कड़वाहट साफ थी। अगर कैथरीन इतनी केपेबल न होती, तो वो उसे अभी बेहोश करके कहीं दूर ले जा चुका होता। और तुम? कैथरीन ने अचानक पूछा। रायलन वही फ्रीज हो गया। कैथरीन आगे बढ़ी और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, तुम क्या? उसके इस अचानक सवाल ने रायलन को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, नजरें चुराते हुए। कैथरीन, तुम क्या कहना चाहती हो? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना पीछे देखे बड़े कदमों से वहां से चली गई। रायलन वहीं खड़ा रहा, उसकी जाती हुई पीठ को देखता हुआ। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या कैथरीन ने कुछ जान लिया है? शायद अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। कैथरीन अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंची। वो ऊपर जाने ही वाली थी कि उसने ब्रैंडन को वहीं इंतजार करते देखा। उसे देखते ही ब्रैंडन आगे बढ़ा। उसने उसके हाथ से डॉक्यूमेंट्स ले लिए। थक गई हो? नॉट रियली, कैथरीन ने हल्के से कहा। दोनों साथ साथ ऊपर चले गए। अपार्टमेंट में कदम रखते ही कैथरीन को लैवेंडर की हल्की सी खुशबू महसूस हुई। उसके एक्सप्रेशन में बदलाव देखकर ब्रैंडन ने तुरंत एक्सप्लेन किया, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल फटीग कम करता है, तो मैंने ट्राई किया। कैथरीन ने हल्की सी सांस ली। नॉट बैड। ये सुनते ही ब्रैंडन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। तभी कैथरीन की नज़र टेबल पर गई। वहाँ काफी सारा खाना रखा था। तुमने डिनर नहीं किया? उसने ब्रैंडन की तरफ देखा। मैं कर चुका हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। अगर खाना चाहो तो साथ में खा लेंगे, और अगर थक गई हो तो रेस्ट कर लेते हैं। कैथरीन को यकीन था कि ब्रैंडन को रायलन के खाने लाने की बात पता होगी, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो कैथरीन ने भी उसे छेड़ना जरूरी नहीं समझा। थोड़ा सा खा लेते हैं। ओके। ब्रैंडन ने प्यार भरी नज़र से उसे देखा। तुम वहाँ बैठकर आराम करो, मैं खाना गरम कर देता हूँ। तभी कैथरीन की नज़र लिविंग रूम में रखी मसाज चेयर पर पड़ी। सुबह जाते वक्त वो वहाँ नहीं थी। मतलब ब्रैंडन ने आज ही खरीदी थी। वो सीधे चेयर पर जाकर बैठ गई। बैठते ही चेयर चलने लगी, परफेक्ट प्रेशर के साथ, जैसे पूरे दिन की थकान धीरे धीरे खींच रही हो। कुछ ही मिनटों में कैथरीन की आंखें बंद हो गईं। जब ब्रैंडन किचन से गर्म खाना लेकर बाहर आया और उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द उतर आया। कैथरीन मसाज चेयर पर शांति से सो रही थी, सांसें बराबर चल रही थी। ब्रैंडन ने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की, न ही उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने गया। डर था कि कहीं उसकी नींद न टूट जाए। उसने बस रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया ताकि उसे ठंड न लगे। उसके सोए हुए चेहरे को देखते हुए ब्रैंडन का एक्सप्रेशन नर्म पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, बस थोड़ा सा और समय, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम आज ही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स निकाल पाओगी? मार्शल ने सावधानी से पूछा। वो कैथरीन पर दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन रोज कैथरीन को इतने शांत तरीके से लैब में आते जाते देखकर उसके मन में क्यूरियोसिटी होना स्वाभाविक था। हालांकि मार्शल शुरू से लेकर अब तक पूरे एक्सपेरिमेंट में शामिल रहा था, फिर भी फाइनल प्रोग्रेस की एग्जैक्ट स्थिति उसे नहीं पता थी। फेज 1 एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैथरीन ने शांत स्वर में कहा। परफेक्ट नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए ले जाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही मार्शल के चेहरे पर खुशी साफ झलक आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। पहले सर्टिफाई करा लो, फिर अगला स्टेप धीरे धीरे रिफाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं अब चलता हूँ ताकि तुम पूरी तरह फोकस कर सको।
गुड न्यूज़ मिलते ही मार्शल लैब से निकल गया, कैथरीन को अकेला छोड़कर। कैथरीन ने हल्की सी स्ट्रेच ली और फिर से काम में लग गई। उसने सारा डेटा व्यवस्थित किया और आर्काइव के लिए कंप्यूटर में इनपुट करने लगी। उसी समय अमीलिया अंदर आई। वो कैथरीन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। सुपर कैथरीन, मैंने अभी प्रोफेसर हार्टली को मुस्कुराते हुए बाहर जाते देखा। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया क्या? सबने देखा था। मार्शल लैब में उदास चेहरे के साथ आया था और बाहर जाते वक्त मुस्कुरा रहा था। कैथरीन के एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी जो हमेशा सीरियस रहने वाले मार्शल को इतना खुश कर दे। अमीलिया दिल से कैथरीन के लिए खुश थी। हालांकि उसने कैथरीन के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया था, लेकिन वो साफ देख सकती थी कि इस एक्सपेरिमेंट में कैथरीन ने कितना टाइम और एफर्ट लगाया है। कुछ हद तक कैथरीन ने हल्के से जवाब दिया। उसका ये एम्बिग्युअस जवाब अमीलिया को थोड़ा अजीब लगा। कैथरीन आमतौर पर इतनी अनिश्चित बातें नहीं कहती थी। अमीलिया की क्यूरियोसिटी देखकर कैथरीन ने साफ किया, अभी कुछ छोटे प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त इसे पूरी तरह सक्सेस नहीं कह सकते, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए रिजल्ट ठीक है। इतने बड़े एक्सपेरिमेंट में छोटी मोटी दिक्कतें होना बिल्कुल नॉर्मल था। कैथरीन का यहाँ तक पहुँचना ही ऐसी बात थी जिसके बारे में बहुत लोग सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। कैथरीन के चेहरे पर खुशी न देखकर अमीलिया ने उसे रियशो किया, ये ऑलरेडी बहुत इम्प्रेसिव है। खुद पर इतना प्रेशर मत डालो, हर चीज़ का सल्यूशन निकलता है, बस टाइम लगता है। तुम सुपर कैथरीन हो, तुम ज़रूर सक्सीड करोगी और फाइनल रिजल्ट परफेक्ट होगा। अमीलिया का एक्सप्रेशन अनयूजुअली सीरियस था, उसकी आंखों में एडमिरेशन साफ दिख रही थी। उसकी पॉजिटिविटी कैथरीन पर भी असर कर गई। कैथरीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। थैंक यू। अमीलिया ने ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा और क्वाइटली लैब से निकल गई। अमीलिया के बाहर निकलते ही पूरे लैब में कैथरीन के रिसर्च की प्रोग्रेस की खबर फैल गई। हालांकि मार्शल के एक्सप्रेशन से सब कुछ लोग पहले ही अंदाज़ा लगा चुके थे, लेकिन अमीलिया की कंफर्मेशन के बाद सबको पूरा यकीन हो गया। सब जानते थे कि ये एक्सपेरिमेंट कितना सेंसिटिव है। जब तक कैथरीन खुद ऑफिशियली अनाउंस न करे, ये खबर लैब से बाहर नहीं जाएगी। फ्लैश को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली, उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। वो न एक्सपेरिमेंट की फेलियर से डर रहा था, न कैथरीन के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट न कर पाने से। उसे बस सर्टिफाइड डेटा चाहिए था, बस उतना मिल जाए तो कैथरीन से नेगोशिएशन के लिए लीवरेज उनके हाथ में होगा। फ्लैश सीधे रोनन के पास गया। उसने उसे सिचुएशन समझाए और फिर विंस्टन के पास ले गया। यहाँ कंप्यूटर है, तुम दोनों स्टार्ट कर सकते हो। विंस्टन ने परेशानी भरे चेहरे के साथ रोनन की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, रोनन, ज्यादा मेंटल बर्डन मत लो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर फ्लैश ने तिरछी हंसी हंसी और रोनन को देखा। रोनन, मुझे तुमसे जलन हो रही है, ऐसा टीचर मिला है, इसे चेरिश करना सीखो। उसके शब्दों में छुपी वार्निंग रोनन समझ गया। फ्लैश उसे साफ तौर पर रिमाइंड कर रहा था कि वो उसकी बात माने। रोनन ने बिना एक्सप्रेशन बदले फ्लैश को घूरा, फिर कंप्यूटर के सामने बैठ गया। प्रोफेसर वॉर्नर, चलिए शुरू करते हैं। विंस्टन ने बेबस नज़र से सिर हिलाया। ओके। रोनन ने प्रोग्राम सेट किया। अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से उसने तेजी से कैथरीन के कंप्यूटर में एंट्री पाली। पहला फायरवॉल टूटते ही सामने आया दूसरा डिफेंस सिस्टम जो विंस्टन ने खुद बनाया था। हालांकि सिस्टम विंस्टन का बनाया हुआ था, लेकिन वो कैथरीन के कंप्यूटर पर इंस्टॉल था, इसलिए एक्सटर्नल कंप्यूटर से क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगना तय था। लगभग कितना टाइम लगेगा? फ्लैश ने बेचैनी से पूछा। विंस्टन ने अंदाज़ा लगाकर जवाब दिया, अगर तेज़ी से हुआ तो 1 घंटा, अगर स्लो हुआ तो कहना मुश्किल है। ये सुनते ही फ्लैश की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगा विंस्टन टाइम खींच रहा है। गुस्से में उसने विंस्टन को झटके से खींचकर खड़ा कर दिया। विंस्टन एक टिपिकल बुकवर्म था, कमज़ोर सा। फ्लैश ने उसे आसानी से हवा में उठा लिया। ये देखते ही रोनन भड़क उठा। कमीनो, उसे छोड़ दो। वो सीधा फ्लैश पर झपटा। फ्लैश ने विंस्टन को एक तरफ फेंका और पूरी ताकत से रोनन से भिड़ गया। कुछ ही देर में फ्लैश के आदमी भी आ पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही फ्लैश ने रोनन को काबू में कर लिया और ज़मीन पर दबा दिया। फ्लैश अकेला रोनन और विंस्टन के साथ तभी होता
जब उसे अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा हो। रोनन जमीन पर दबा हुआ था, लेकिन छटपटाना नहीं छोड़ा। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अंदर आए आदमियों ने इलेक्ट्रिक बैटन से रोनन को शॉक दिया। एक ही पल में उसका शरीर सुन्न पड़ गया। ये देखकर विंस्टन घबरा गया। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रोनन को मत मारो। रोनन ने मुश्किल से सिर उठाया। उसने फ्लैश को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। फ्लैश ने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बिलीव इट और नॉट, मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में रखने के। रोनन जरा भी नहीं डरा, हिल नहीं पा रहा था, फिर भी उसकी आवाज में ताक थी। ठीक है, करके दिखाओ, देखते हैं कौन पहले मरता है। कल सर्टिफिकेशन का दिन था। अगर आज इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी तो फ्लैश का बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फ्लैश का चेहरा और भी अंधेरा हो गया। उसने दांत भींचे और रोनन को झकझोरते हुए बोला, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? रोनन ने बिना झुके उसकी आंखों में देखा। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर मुझसे कोऑपरेशन चाहिए तो मुझसे ढंग से पेश आओ और मेरे टीचर को चोट मत पहुंचाओ, वरना मैं गारंटी देता हूं तुम मुझसे पहले मरोगे और तुम्हारे सारे आदमी भी तुम्हारे साथ ही मरेंगे। रोनन के शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को चुप करा दिया। हाँ, वो रोनन को मार सकते थे, लेकिन रोनन को कुछ हुआ तो अंजाम उनका भी अच्छा नहीं होगा। आखिरकार फ्लैश को झुकना पड़ा। उसने आगे बढ़कर रोनन को उठाया, खुद उसके कपड़ों से धूल झाड़ी और आंखों से इशारा किया, वापस जाकर काम कंटिन्यू करो। रोनन ने ठंडी हंसी हंसी, बस इतना ही। फ्लैश ने रोनन की तरफ ठंडी सी मुस्कान के साथ देखा और उसके दिल में छुपी किलिंग इंटेंट धीरे धीरे ऊपर आने लगी। वो रोनन को घूरता रहा, उसकी नजरें पूरी तरह बर्फ जैसी सख्त थीं। और क्या चाहिए तुम्हें? फ्लैश की आंखें ठंडी थीं, लेकिन रोनन की आंखें उससे भी ज्यादा ठंडी। फ्लैश, तुम मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मेरे टीचर पर हाथ मत उठाना। उनसे अपॉलजी मांगो, वरना फिर कोई डील नहीं होगी। रोनन का रवैया बिल्कुल अडिग था। जब तक फ्लैश विंस्टन से माफी नहीं मांगता, ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं थी। रोनन की इस रिएक्शन ने फ्लैश को एक पल के लिए चौंका दिया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि रोनन विंस्टन की इतनी परवाह करता है। मन से अनिच्छा होने के बावजूद बड़े मकसद को बिगड़ने से बचाने के लिए फ्लैश को रोनन की शर्त माननी पड़ी। उसने विंस्टन की तरफ देखा और सच सच कहा, विंस्टन, अभी जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। आई एम सॉरी। विंस्टन नहीं चाहता था कि रोनन और फ्लैश के बीच फिर टकराव हो, इसलिए वो खुद आगे आया और रोनन को समझाया। रोनन, उसने अपॉलजी कर ली है। मुझे लगता है वो बस ज्यादा एंग्शियस हो गया था। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। चलो, इसे यहीं छोड़ देते हैं। प्रोफेसर वॉर्नर, मैं आपकी बात मानता हूँ, रोनन ने शांति से कहा और आगे बात बढ़ाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। दोनों फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गए और कैथरीन के कंप्यूटर में लगे फायरवॉल को क्रैक करना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे के बाद फ्लैश ने विंस्टन को और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं रोनन नाराज न हो जाए या फिर उल्टा विरोध करने लगे। इसलिए इस बार फ्लैश विंस्टन पर पहले जितनी कड़ी नज़र भी नहीं रख रहा था। इसी बीच विंस्टन को रोनन से नजरें मिलाने का मौका मिला। दोनों की आंखें मिलीं और रोनन के होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर हल्का सा गर्व साफ झलक रहा था। तभी अचानक लैब के अंदर एक आवाज गूंज उठी, ये क्या हो रहा है? मेरा कंप्यूटर अचानक ब्लैकआउट हो गया। मेरा भी नहीं चल रहा। अरे, मेरा भी ब्लैक हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मार्शल उस वक्त अपने ऑफिस में थे। शोर सुनते ही वो बाहर आए। क्या हुआ? इतना शोर क्यों? किसी ने तुरंत रिपोर्ट किया। प्रोफेसर हार्टली, लैब के सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कलेक्टिव हैकिंग कर दी हो। हालांकि मार्शल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से नहीं थे, लेकिन वो सभी काबिल थे और आम प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लेते थे। ये सुनते ही मार्शल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सख्ती से कहा, फौरन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के विंस्टन को इन्फॉर्म करो। कहो वो खुद आकर देखे। प्रोफेसर हार्टली, प्रोफेसर वॉर्नर तो सिक लीव पर हैं, कई दिनों से आए ही नहीं। मार्शल ने माथा थपथपाया।
ओह हाँ, ठीक है। किसी और को बुलाओ कंप्यूटर साइंस से, मैं बाकी जगह चेक करता हूँ। ये कहकर मार्शल तेजी से कैथरीन के एक्सपेरिमेंटल रूम की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और कैथरीन तुरंत बाहर आ गई। कैथरीन, एक्सपेरिमेंट डेटा कंप्यूटर में अपलोड कर दिया? मार्शल ने पूछा। यस। कैथरीन सुबह से इसी में लगी हुई थी और अब सब कंप्लीट हो चुका था। मार्शल के चेहरे की बेचैनी देखकर कैथरीन को अजीब लगा। प्रोफेसर हार्टली, क्या हुआ? लैब के सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए हैं। मुझे शक है हैकिंग का। मुझे डर है कहीं तुम्हारे कंप्यूटर में भी कोई प्रॉब्लम न हो। केयरफुल रहना। मार्शल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? कैथरीन ने डेटा अपलोड किया और उसके तुरंत बाद पूरे लैब के कंप्यूटर्स हैक। ये सारे कंप्यूटर्स नए थे। एक साथ खराब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब साफ था, कोई जानबूझकर अटैक कर रहा था और उसका मकसद कुछ और था। और ये सब ऐसे वक्त पर हुआ। मार्शल को डर था कि कहीं टारगेट कैथरीन का एक्सपेरिमेंट ही न हो। ये सुनकर भी कैथरीन पूरी तरह काम रही। उल्टा वो मार्शल को रियशो करने लगी। प्रोफेसर हार्टली, ज़्यादा वरी मत कीजिए। मेरे लैब का कंप्यूटर आउटसाइड नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं है। फायरवॉल हाल ही में विंस्टन ने अपग्रेड किया था और मैंने खुद भी एन्क्रिप्शन की है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्शल का चिंतित चेहरा धीरे धीरे हल्का हो गया। उसकी आंखों में राहत की झलक आ गई। ठीक है, ये तो बढ़िया है। मैं ये कैसे भूल गया। विंस्टन भले चेस में अच्छा ना हो, लेकिन कंप्यूटर्स में वो रियली शार्प है। फिर तो सब ठीक है। तुम अंदर जाओ और अपना काम कंटिन्यू करो। मैं बाहर देखता हूँ, वहाँ तो केओस मचा होगा। ओके। कैथरीन ने मार्शल को जाते हुए देखा, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि कैथरीन की आंखों में एक पल के लिए कैसी ठंडी, खतरनाक चमक आई थी। करीब आधे घंटे बाद सबके कंप्यूटर्स धीरे धीरे रिकवर हो गए। टेक्निकल डिपार्टमेंट की जांच में कोई फॉरेन आईपी इंट्रूजन नहीं मिला। सबने अपने अपने सिस्टम्स चेक किए। कोई फाइल लॉस्ट नहीं थी, कुछ भी डैमेज नहीं था। जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो सबने इसे एक एक्सीडेंट मानकर छोड़ दिया। उधर रोनन की उंगलियां एंटर की दबाते वक्त हल्की सी कांप रही थीं। जैसे ही उसका हाथ रुका, पीछे से फ्लैश की बेचैन आवाज आई। क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन मिली। रोनन ने जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। फ्लैश को गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ा, रोनन को धक्का दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। पास बैठे विंस्टन उठे और रोनन के कंधे पर हाथ रखा। इशारे से कहा, इम्पल्सिव मत हो। रोनन ने शांत सिर हिलाया और फ्लैश को अजीब सी नज़र से देखा। उसकी आंखों में कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं था। स्क्रीन पर डेटा देखते ही फ्लैश की आंखें चमक उठी। इस इन्फॉर्मेशन के साथ वो अपने बॉस के सामने कंडीशन रख सकता था, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की और इस जगह से निकलकर एक नॉर्मल, स्टेबल लाइफ जीने की। फ्लैश ने मौका देखकर चुपके से कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड लगाया ताकि डेटा ट्रांसफर कर सके। लेकिन जैसे ही वो करने ही वाला था, उसके सिर के पीछे किसी सख्त चीज का दबाव महसूस हुआ। सालों का एक्सपीरियंस उसे तुरंत बता गया, ये चीज कितनी डेडली है। मूव मत करना, हैंड्स अप रखो और धीरे से मुड़ो। वो जानी पहचानी आवाज सुनते ही फ्लैश का शरीर सख्त हो गया। समझ गया था, रेजिस्ट करना बेकार है। उसने हाथ ऊपर किए और मुड़कर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने गन पकड़े खड़ा था उसका सबसे भरोसेमंद भाई, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। फिन, तुम? फ्लैश की आंखों में हैरानी के साथ साथ गहरी किलिंग इंटेंट थी। फिन ने ठंडे लहजे में कहा, फ्लैश, क्या तुम भूल गए? हमें हमेशा बॉस के लॉयल रहना होता है। फ्लैश के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के पहले ही दिन उन्हें बता दिया गया था, जिंदा रहना है तो सिर्फ एक रास्ता है, एब्सोल्यूट लॉयल्टी। लेकिन फ्लैश अब पपट बनकर जिंदगी नहीं जीना चाहता था। किसी छोटी सी गलती पर कभी भी जान जा सकती थी। वो इन दिनों से तंग आ चुका था। वो भागना चाहता था, बदलना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका प्लान इतनी जल्दी फेल हो जाएगा। असलियत ये थी, फिन शुरू से ही बॉस का स्पाई था। बॉस ने कभी फ्लैश पर भरोसा किया ही नहीं। उस पर फ्लैश पूरी तरह टूट चुका था और एक तरफ रोनन खड़ा था, ठंडी नजरों से ये सब देखता हुआ। विलन्स एक दूसरे को खत्म कर रहे थे
और उसके दिल में जरा सी भी हलचल नहीं थी। ऐसे सीन्स वो पहले भी न जाने कितनी बार देख चुका था। अंधेरे सीलन भरे कन्फाइनमेंट चेम्बर के अंदर एक शरीर कोने में सिकुड़कर पड़ा था, पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ, खून से लथपथ। जंग लगे पुराने लोहे के दरवाजे से एक डरावनी आवाज आई। फर्श पर पड़ा इंसान बिल्कुल नहीं हिला। बाहर की किसी हलचल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक किसी ने कहा, दिन का टाइम हो गया है। ये आवाज पहचानते ही जो फ्लैश अब तक जमीन पर पड़ा था, अचानक करवट लेकर उठ बैठा। उस आवाज की कीजी ने उसे अपने शरीर की भयानक चोटें तक भुला दी। वो बहुत तेजी से उठने की कोशिश करने लगा और उसी पल जख्म खींच गए। दर्द से तड़पते हुए वो फिर से लड़खड़ा कर बैठ गया। क्या हुआ? कभी इतना रौबदार फ्लैश कैप्टन अब खड़े होने की ताकत भी खो चुका है। रोनन की तंज भरी आवाज ने फ्लैश के जख्मों को और चुभा दिया। जब से फ्लैश को इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, तब से उसे इसी कन्फाइनमेंट चेम्बर में बंद कर दिया गया था। भाग न सके, इसलिए उसके अपने ही पुराने गुर्गों ने उसे बेरहमी से टॉर्चर किया। सबसे ज्यादा विडंबना वाली बात ये थी कि जिन तरीकों से फ्लैश को टॉर्चर किया गया, वो सारे तरीके उसी ने खुद बनाए थे, उन कैदियों के लिए जिन्हें वो कभी पकड़ता था। फ्लैश को लगा था कि दरवाज़ा खोलने वाला उसका कोई आदमी होगा, या फिर उसका बॉस जो सज़ा देने आया होगा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने रोनन खड़ा होगा। फ्लैश ने मुश्किल से सिर उठाया। रोनन भी उसे देख रहा था। उसकी ठंडी आंखों में गहरी मॉकिंग साफ झलक रही थी, जैसे वो फ्लैश की नाकामी पर हंस रहा हो। फ्लैश की उलझी हुई नज़र देखकर रोनन वहीं झुककर बैठ गया। उसने फ्लैश के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। फ्लैश, मैंने तुम्हें कहा था संभल कर रहना, मेरे हाथ मत चढ़ना। तुम मेरी बातों को कभी सीरियसली क्यों नहीं लेते? रोनन ने उकसाने के अंदाज में फ्लैश के गाल पर हल्की सी थपकी दी। अगर ये पहले होता तो फ्लैश अब तक रोनन को सबक सिखा चुका होता, लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। अब फ्लैश कैदी था और रोनन बिना किसी रोक टोक के वहां खड़ा था। यही फ्लैश को सच्चाई समझ आ गई। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तो मैं वो बार्गेनिंग चिप हूँ जिसके बदले तुम मेरे बॉस से डील कर रहे हो? एग्जैक्टली, रोनन ने बिना झिझक मान लिया। मैंने तुम्हारे बॉस से वादा किया है कि कैथरीन से उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाएगी, लेकिन मेरी कंडीशन ये है, काम खत्म होने के बाद तुम मेरे हाथों का खिलौना बनोगे। फ्लैश ने सिर हिलाया। वो ये मानने को तैयार नहीं था। इम्पॉसिबल, मेरा बॉस, तुम कहना चाहते हो कि वो मेरी शर्तें नहीं मानेगा? रोनन ने बीच में ही रोक दिया। अगर मैं कहूं कि उसने तुम पर कभी भरोसा ही नहीं किया, कि उसने शुरू से तुम्हारे आसपास स्पाइस लगा रखे थे और तुम जो भी छुपकर कर रहे थे उसे सब पता था, तो क्या तब भी यकीन नहीं करोगे? रोनन के शब्दों ने फ्लैश को चुप करा दिया। वो इस सच को मानना नहीं चाहता था, लेकिन रोनन का वहां खड़ा होना ही सबसे बड़ा सबूत था। कुछ पल की चुप्पी के बाद फ्लैश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सिर उठाकर रोनन को घूरा। तुम सोचते हो कि मुझे कैद करके तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम जिंदा बच पाओगे? रोनन, तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया है। बिलीव इट और नॉट, तुम मुझसे पहले मारे जाओगे। फ्लैश अपने बॉस को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो कभी रोनन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोनन ये सुनकर ठंडे अंदाज में हंसा। उसकी हंसी में तंज भी था और बेरुखी भी। हंस किस बात पर रहा है? फ्लैश चिल्लाया, तुम सोचते हो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? रोनन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी जगह लेने वाला तुम्हारा आदमी फिन है? रोनन की नज़र फ्लैश को अंदर तक डरा गई। शायद उसने शुरू से ही रोनन को कम आंका था। कैथरीन के साथ इतने साल रहना, बचपन से उसके हाथों ट्रेन होना, रोनन की काबिलियत मामूली नहीं थी। मेरे बॉस ने तुम्हें मेरी जगह लेने को कहा? फ्लैश की आंखों में डिसबिलीफ था। हाँ, रोनन ने मुस्कुराते हुए फ्लैश के गाल पर थपकी दी। हम दोनों जानते हैं, वो हमें सिर्फ मोहरे समझता है, और अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे खुद को ज्यादा वैल्यूएबल बनाना होगा। बताओ, तुम ज्यादा काम के हो या मैं? फ्लैश के दिमाग में जवाब साफ था। कैथरीन के सबसे करीब रोनन है और बॉस का टारगेट कैथरीन है, तो जाहिर है रोनन ज्यादा वैल्यूएबल है। फ्लैश ने धीरे से पूछा, रोनन,
कैथरीन से गद्दारी करते हुए तुम्हें जरा भी गिल्ट नहीं होगा? हा हा हा, रोनन जोर से हंसा। गिल्ट? तुम मुझे गिल्ट की बात कर रहे हो? कितने फनी हो तुम। गिल्ट कोई जरूरी चीज है क्या? वो आगे झुका। और वैसे भी अगर मुझे गिल्ट हो भी तो क्या? मत भूलो, मुझे सबसे पहले कैथरीन ने छोड़ा था। उसकी ताकत के साथ मुझे बचाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन उसे अपने एक्सपेरिमेंट से फुर्सत ही नहीं मिली। उसने मेरी जिंदगी की परवाह नहीं की। और ज़ोबा और वेदौल भी उसकी वजह से कई बार घायल हुए। मुझे ऐसा बॉस नहीं चाहिए। रोनन की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। ये अंधेरी कैद रोनन को बदल चुकी थी। वो कैथरीन से उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन कैथरीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोनन बदल गया था। वो कैथरीन से नफरत करने लगा था। फ्लैश चुप रहा। असल में यही वो नतीजा था जो वो चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब रोनन सच में ऐसा बन जाएगा तो सबसे पहले उसी पर वार करेगा। फ्लैश की आंखों में सिर्फ डिस्पेयर बचा था। रोनन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने ठंडी नजर से फ्लैश को देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था वो सब मैं तुम्हें 10 गुना लौटाऊंगा। ये कहकर रोनन वहां से चला गया। फ्लैश दीवार से टिककर बैठ गया, पूरे शरीर में असहनीय दर्द और बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद। उधर कैथरीन डेटा ऑर्गेनाइज करके लैब से बाहर निकली। दरवाजे पर मार्शल उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बोले, कैथरीन, सब रेडी है। प्रोफेसर हार्टली, आप नर्वस हैं? कैथरीन ने शांति से पूछा। मैं नर्वस का कोई बात नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं क्यों नर्वस हूँ? मार्शल खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर पर कैथरीन के सामने। वो खुद को ऑकवर्ड नहीं दिखाना चाहते थे। कैथरीन की शांति देखकर मार्शल को लगा जैसे कुछ भी उसे परेशान नहीं कर सकता। अगर नर्वस नहीं हैं, तो हाथ रगड़ रगड़ कर लाल क्यों हो गए? कैथरीन की नज़र मार्शल के हाथों पर गई। मार्शल ने नीचे देखा। कलाई लाल ही नहीं, हल्की नीली भी पड़ गई थी। वो जल्दी से हाथ पीछे ले गए और ऑकवर्ड स्माइल दी। मैं नर्वस नहीं हूँ, और तुम्हें भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? कैथरीन ने उसे एक्सपोज नहीं किया। उसने जेब से एक छोटा सा पोर्सलन बॉटल निकाला और मार्शल को थमा दिया। आज रात एक ले लीजिए, और कल सुबह एक। ये क्या है? मार्शल ने पूछा। कैथरीन आगे बढ़ चुकी थी, बिना पीछे देखे बोली, कामिंग पिल्स। मार्शल का चेहरा एकदम उतर गया। वो धीरे से बुदबुदाए, क्या? कैथरीन। कैथरीन जैसे ही लैब बिल्डिंग से बाहर निकली, उसने किसी को उसे पुकारते हुए सुना। आवाज सुनते ही उसे समझ आ गया कि कौन है। वो पलटी और देखा, थोड़ी दूर लैंप पोस्ट के नीचे रायलन खड़ा था। रोशनी उसके सिर पर पड़ रही थी, और उसकी परछाई जमीन पर लंबी खींच गई थी। उसे रुकते और पलटते देख रायलन उसकी तरफ बढ़ा। कैथरीन, कल तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का सर्टिफिकेशन है। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, राइट? क्यों न हम साथ में सेलिब्रेट करें? कैथरीन ने ठंडी नज़र से उसे देखा और हल्की से बोली, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। ये सुनते ही रायलन का चेहरा एक पल के लिए जम गया। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला। कैथरीन, तुम मुझे जानती हो। मैंने मिस्टर फैरल से तुम्हारे बारे में सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि मैं तुम्हें बेहतर समझ सकूं। मिस्टर फैरल? कैथरीन ने भौहें उठाईं। उसकी आंखों के कोनों में एक अजीब सी मुस्कान चमक उठी जब उसने रायलन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? रायलन ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और उसकी नज़र से नज़र मिलाई। कुछ नहीं, कैथरीन ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसने रायलन को ये नहीं बताया कि प्रेसिडेंट को उसके एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। भले ही अल्टन स्टाइल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, लेकिन उसने कभी लैब के मामलों में दखल नहीं दिया। पूरी अथॉरिटी मार्शल के पास ही थी। चलो ना, सेलिब्रेट करते हैं। रायलन ने फिर से कोशिश की। नो, कैथरीन ने साफ मना कर दिया। मैं थकी हुई हूँ, मैं डॉम वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वो सीधे डॉम की तरफ चल पड़ी। जब रायलन ने देखा कि वो अपार्टमेंट की बजाय डॉम में दाखिल हो गई है, तो उसने मजबूरी में वहां से जाना ही बेहतर समझा। कैथरीन सीढ़ियां चढ़कर डॉम के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही वो दरवाजे के सामने रुकी, उसकी नज़र एक स्टिकी नोट पर पड़ी, जो दरवाजे पर चिपका हुआ था।
उसने हाथ बढ़ाकर उसे उतारा। लिखावट तेज और जिंदा सी थी। एक नज़र में ही समझ आ गया कि किसकी है। कैथरीन ने भौहें उठाईं। उसकी आंखों में शरारत की हल्की सी चमक आ गई। वो नोट पर लिखे इशारों के अनुसार एक एक क्यू फॉलो करती हुई आगे बढ़ी। जब वो कॉलेज गेट से बाहर निकली तो सामने उसे वो शख्स नहीं दिखा जिसकी उसे उम्मीद थी। वहां कालो खड़ा था। उसे देखते ही कालो ने सम्मान से झुककर कहा, मिस स्वॉन, प्लीज। कैथरीन ने ज्यादा सोचे बिना कार में बैठने के लिए झुक गई। कालो भी अंदर आ गया। कार धीरे धीरे चल पड़ी। कैथरीन पीछे की सीट पर टिक गई। ये देखकर कालो ने सावधानी से कहा, मिस स्वॉन, डेस्टिनेशन अभी थोड़ा दूर है। अगर आप थकी हुई हैं तो आराम कर लीजिए। हम पहुंच जाएंगे तो मैं आपको जगह दूंगा। ओके, कैथरीन ने हल्के से कहा और आंखें बंद कर लीं। पूरा दिन डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद वो सच में थक चुकी थी। पता नहीं कितना समय बीता। आधी नींद में उसे अचानक एक भीनी सी खुशबू महसूस हुई। उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसके पास ब्रैंडन बैठा हुआ था। आसपास नजर घुमाते ही उसे एहसास हुआ, कार तो काफी देर पहले ही रुक चुकी थी। वो फिर ब्रैंडन की तरफ मुड़ी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? ब्रैंडन मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं थी। अगर तुम चाहो तो और सो सकती हो। नो, कैथरीन ने तुरंत मना कर दिया। तो चलो, ब्रैंडन ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखते हैं तुम्हें पसंद आता है या नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाकर इनविटेशन दी। कैथरीन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और धीरे धीरे कार से बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसकी नज़र सामने फैले फूलों के मैदान पर टिक गई। अब उसे समझ आया कि वो खुशबू कहाँ से आ रही थी। सामने ट्यूलिप्स का पूरा फील्ड था। रात होने के बावजूद चारों तरफ लाइट स्ट्रिप्स लगी हुई थीं, जिससे पूरा फ्लावर फील्ड किसी सपने जैसा लग रहा था। खूबसूरत, जादुई। कैथरीन जैसी शांत लड़की भी इस नज़ारे से चौंक गई। ये सब तुमने तैयार किया? उसने ब्रैंडन की तरफ देखकर पूछा। ब्रैंडन ने इनकार नहीं किया। वो बस हल्के से सिर हिला गया। डू यू लाइक इट? कैथरीन ने फूलों को ध्यान से देखा। उसके दिल में एक अनकही खुशी उमड़ आई। नाइस। उसकी आंखों की चमक देखकर ब्रैंडन बेहद खुश हुआ। उसने सोचा, अगर ये सब उसे खुश कर सकता है तो सब कुछ वर्थ इट है। जल्दी मत करो, ब्रैंडन ने कहा। और भी है। वो उसे धीरे धीरे फूलों के बीच से आगे ले गया। खुशबू का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। दिल तक ताजगी पहुंचा गया। फूलों के मैदान से बाहर निकलते ही कैथरीन ने सामने एक विशाल गोल सा स्ट्रक्चर देखा। रात की हल्की रोशनी में उसे साफ समझ नहीं आया कि वो क्या है। बस इतना लगा जैसे कोई छोटा सा गोल घर हो। स्नैप! ब्रैंडन ने उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल उस गोल स्ट्रक्चर के अंदर रोशनी जगमगा उठी। अंधेरे माहौल में वो बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था। चलो, अंदर चलते हैं, ब्रैंडन ने कहा। कैथरीन पास गई तो देखा, वो असल में क्रिस्टल बॉल के आकार का छोटा सा घर था। अंदर एक डाइनिंग टेबल थी। 2 लोगों के आराम से बैठने और चलने लायक जगह। टेबल पर तरह तरह के डिशेस सजे हुए थे। खाने की खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। भले ही उसे पहले भूख नहीं लगी थी, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। ब्रैंडन उसे कुर्सी तक ले गया। खुद सामने बैठा। उसने ग्लास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। मिस स्वॉन, योर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैथरीन ने भी ग्लास उठाया और हल्के से उसके ग्लास से टकराया। क्रिस्टल ग्लासेस की साफ, मीठी सी आवाज दिल को सुकून दे गई। कैथरीन ग्लास रखने ही वाली थी कि अचानक बैंग! आसमान को चीरती हुई तेज आवाज गूंजी। वो इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखने लगी। आसमान में रंग बिरंगी फायरवर्क्स खिल उठी, अंधेरे आसमान को रोशनी से भरते हुए। ब्यूटीफुल! कैथरीन ने बहुत कम ही खुद से तारीफ की थी। ट्यूलिप्स की खुशबू, क्रिस्टल बॉल हाउस की खूबसूरती और ऊपर चमकती फायरवर्क्स, उसे सब कुछ पसंद आ रहा था। इस पल उसके चेहरे की ठंडक कम हो गई थी। आंखों में मुस्कान झिलमिला रही थी। ब्रैंडन ने आज के लिए जानबूझकर अपना काम टाल दिया था। सब कुछ खुद अरेंज किया था, सिर्फ कैथरीन को सरप्राइज देने के लिए, उसकी मेहनत और कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए। कैथरीन ने कोहनी टेबल पर टिका ली, हथेलियों में चेहरा थामे उस हर पल को महसूस कर रही थी। फायरवर्क्स की चमक उसकी आंखों में पड़ रही थी, जैसे उनमें भी फूल खिल उठे हों।
इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल, किसी की भी रूह खींच ले। उसे ऐसा देखते हुए ब्रैंडन अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। उसने उसकी पतली कमर को बाहों में लिया और उसके होंठों को चूम लिया। कैथरीन को ये सब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आज की रात हर चीज ने उसे सरप्राइज किया। जो शाम बिल्कुल साधारण हो सकती थी, वो अचानक रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली बन गई। उसने भी ब्रैंडन के किस का पूरा जवाब दिया, उस रोमांस में डूबते हुए जो उसने खुद उसके लिए रचा था। जिस आदमी को कभी ये सब फिजूल लगता था, जो इन चीजों से चिढ़ता था, वही आदमी आज उसके लिए खुद सब कुछ बदलने को तैयार था। क्या इससे बेहतर गिफ्ट हो सकता था? चमकते डायमंड्स और महंगी ज्वेलरी से ज्यादा कैथरीन को उसकी ये केयर, उसका ये एफर्ट कहीं ज्यादा कीमती लगा। सुबह की हल्की धूप कमरे में नर्म नर्म फैल रही थी। बिस्तर पर सो रही खूबसूरत लड़की को सूरज की किरणों ने धीरे से जगा दिया। कैथरीन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरे की जानी पहचानी सजावट देखते ही उसे समझ आ गया कि वो इस वक्त ब्रैंडन के अपार्टमेंट के बेड पर सो रही है। उसे याद आया कल रात वो और ब्रैंडन क्रिस्टल स्फेरिकल हाउस के अंदर देर रात तक एक दूसरे में खोए रहे थे। आखिरकार उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो वहीं सो गई थी। उसे ये बिल्कुल याद नहीं था कि ब्रैंडन उसे बाहर से अपार्टमेंट तक कैसे लाया या कैसे उसे आराम से बिस्तर पर सुलाया। जाग गई, ब्रैंडन की नर्म आवाज आई। कैथरीन ने ऊपर देखा। ब्रैंडन दरवाजे पर खड़ा था, एप्रन पहने हुए। रोशनी के सामने खड़ा वो जैसे सुनहरी आभा में लिपटा हुआ लग रहा था, पूरा चमकता हुआ। उठो, ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। मार्शल आज जल्दी उठ गया होगा और लैब में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आज सर्टिफिकेशन डे है। ओके। मार्शल का नाम सुनते ही कैथरीन के चेहरे पर हल्की सी बेबस मुस्कान आ गई। मार्शल सच में बड़ा फनी इंसान था। ब्रैंडन द्वारा तैयार किए गए कपड़े पहनकर कैथरीन ने जल्दी से फ्रेश अप किया और बेडरूम से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर हल्का फुल्का खाना सजा था, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। क्या आज मैं तुम्हारे साथ चलूं? ब्रैंडन ने खुद से पूछा। कैथरीन ने बिना सोचे मना कर दिया। बस सर्टिफिकेशन ही तो है, मैं अकेले चली जाऊंगी। वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रही थी। किसी का साथ होना उसे उल्टा अनकंफर्टेबल कर देता। ब्रैंडन ने उसके फैसले का सम्मान किया। ब्रेकफास्ट के बाद उसे स्कूल छोड़ दिया गया। का पैक्सटन चला रहा था। कैथरीन के उतरने के बाद पैक्सटन ने तुरंत गाड़ी नहीं चलाई। मिस्टर डंकन, हमने चेक किया है। रायलन दिखाई नहीं दिया। ये सुनते ही ब्रैंडन के होठों पर ठंडी सी हंसी आ गई और उसकी आंखों में तेज आई सी चमक उतर आई। कोई जल्दबाजी नहीं है, शो चलता रहने दो। उसकी उस हंसी से पैक्सटन तक सिहर गया। उसने मन ही मन सोचा, रायलन को आखिर हुआ क्या है? क्या वो इडियट है? मिस्टर डंकन से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये तो सीधा मौत को बुलाना हुआ। मिस्टर डंकन, ऑफिस लौट चलें? पैक्सटन ने पूछा। ओके। ब्रैंडन ने बस इतना कहा और पैक्सटन ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी डंकन कॉर्पोरेशन की ओर। इधर मार्शल काफी देर से गर्दन निकाल निकाल कर इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसे कैथरीन की परछाई दिखाई दी। कैथरीन को देखते ही वो खुशी से आगे बढ़ा। कैथरीन, आज तो तुम काफी जल्दी आ गई। कैथरीन ने होंठ दबाकर हल्की सी मुस्कान दी। आप मुझसे भी पहले आ गए थे। मार्शल का चेहरा एक पल को स्टिफ हो गया। वो ऑकवर्ड सा सोचने लगा, कैथरीन फिर से मेरा मजाक उड़ा रही है। कल रात घर लौटकर बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार कैथरीन द्वारा दी गई कामिंग पिल्स में से एक खा ली थी। दवा सच में असरदार थी। न सिर्फ उसकी नर्वसनेस कम हुई, बल्कि उसे सुकून की नींद भी आई। कैथरीन, मेरी तरफ से सब रेडी है। मिस्टर फैरल ने खुद का अरेंज की है। वो हमारे साथ चलेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, चाहो तो इन्फॉर्मेशन फिर से चेक कर लें। मार्शल ने पूछा। चेक करना कैथरीन की आदत नहीं थी। उसकी प्रेपरेशन हमेशा फ्लॉलेस होती थी। नो नीड, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अगर कोई और स्टूडेंट ऐसा कहता तो मार्शल अब तक उसके सिर पर हल्की सी चपत जड़ चुका होता। लेकिन कैथरीन के लिए नहीं, क्योंकि उसे उसकी एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कैथरीन ने कह दिया तो वो करके दिखाएगी। तो फिर तुम? मार्शल बोल ही रहा था कि कैथरीन ने खुद ही कहा, मैं लैब चली जाती हूँ। मार्शल ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया।
यही बात उसे कैथरीन में सबसे ज्यादा पसंद थी, उसे कभी वरी नहीं करनी पड़ती थी। कैथरीन हर चीज खुद ही परफेक्टली अरेंज कर लेती थी। पल भर में सुबह के 10 बज गए। मार्शल लैब के बाहर आया और कैथरीन को निकलने की सूचना दी। कैथरीन बाहर आई, कैजुअली एक कैप उठाए और पहन ली। वो मार्शल के साथ नीचे पहुंची, जहां अल्टन इंतजार कर रहा था। कैथरीन को देखते ही अल्टन ने हल्का सा माथा सिकोड़ा और मार्शल से धीरे से बोला, तुमने कैथरीन को बताया नहीं कि आज किस लेवल का ओकेजन है? मार्शल ने बेपरवाही से आंखें घुमा दी। तुम्हें लगता है उसे पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे कपड़ों में। अल्टन साफ तौर पर कैथरीन के आज के आउटफिट से सैटिस्फाइड नहीं था। आज कैथरीन कैजुअल कपड़ों में थी। कंफर्टेबल जरूर लग रही थी, लेकिन फॉर्मल ओकेजन के हिसाब से बिल्कुल नहीं। अल्टन और मार्शल दोनों सूट टाई में थे, पूरी तरह फॉर्मल। उनके बीच खड़ी कैथरीन थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लग रही थी, लेकिन मार्शल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्टन की बात सुनकर उसने बेफिक्री से कहा, तो क्या हुआ? टैलेंट है उसके पास। उसे लगता था कि लो प्रोफाइल रहना उसके स्टूडेंट्स की खूबी है। मार्शल के उस एरोगेंट एटीट्यूड को देखकर अल्टन समझ गया कि अब बहस बेकार है। ओके, फाइन, तुम्हारी बात सही है, चलो कार में बैठो। तीनों एक साथ कार में बैठे और सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ रवाना हो गए। लैब ने 1 महीने पहले ही एप्लीकेशन भेज दी थी। इस बार सर्टिफिकेशन एस्किना की सबसे फेमस सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली थी। प्रोजेक्ट की स्पेशल नेचर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की कई इंटरनेशनली अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस को भी इनवाइट किया था। फेयरनेस के लिए और फ्यूचर में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पाने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी था। कैथरीन ने आज ही सर्टिफिकेशन कराने की जिद इसलिए की थी क्योंकि इन टॉप एक्सपर्ट्स को एक साथ एस्किना बुलाना आसान नहीं था। अगर ये मौका निकल जाता तो अगला चांस बहुत दूर हो सकता था। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अल्टन, कैथरीन और मार्शल को सर्टिफिकेशन हॉल में ले गया। उन्हें कैथरीन की सारी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। साइट वेरिफिकेशन और प्रीलिमिनरी सर्टिफिकेशन के बाद रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लैब के फॉर्मूला टेस्ट्स में भेजी जानी थी। रेडी? मार्शल ने कैथरीन से पूछा। कैथरीन ने हल्का सा सिर हिलाया। मार्शल की उंगलियां हल्की सी कांपी जब उसने नर्म आवाज में कैथरीन के कंधे पर हाथ रखा। अगर रेडी हो तो जाओ। जाने से पहले कैथरीन ने सलाह दी, प्रोफेसर हार्टली, जो पिल्स मैंने दी थी, एक और ले लीजिए। मार्शल ने भौहें चढ़ाई, कुछ कहने ही वाला था, लेकिन कैथरीन की फर्म नज़र देखकर वो चुप रह गया। उसने छोटे पोर्सलन बॉटल से एक पिल निकाली और खा ली। ठीक है, वरी मत करो, मैं नर्वस नहीं हूँ। ओके। कैथरीन को डर नहीं था कि मार्शल नर्वस हो जाएगा। उसे डर था कि जो आगे होने वाला है उसे वो झेल नहीं पाएगा। कैथरीन मंच पर खड़ी थी। नीचे दुनिया की टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन से आए 30 सर्टिफायर्स बैठे थे। ज्यादातर फॉरेन थे, फिर भी कैथरीन पूरी तरह काम थी। उसके चारों तरफ एक हल्की सी डोमिनेटिंग ऑरा फैल रही थी। उसने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, ये को डेटा नहीं था, फिर भी जैसे ही स्क्रीन पर डिटेल्स आई, पूरे हॉल में हलचल मच गई। जो जगह अभी तक बिल्कुल शांत थी, वहां फुसफुसाहटें गूंज उठी। लेकिन ये हैरानी की आवाज़ें नहीं थीं, ये सवाल उठाने वाली आवाज़ें थीं। अल्टन और मार्शल दोनों समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अल्टन ने मार्शल को शांत रहने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर सिचुएशन समझने लगा। उसी पल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने माइक्रोफोन उठाया और कैथरीन की तरफ देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था और आवाज़ असामान्य रूप से तीखी। मिस स्वॉन, क्या आप वाकई कंफर्म करती हैं कि यही आपकी एक्सपेरिमेंटल सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है? मौका पूरी तरह गड़बड़ हो चुका था। सर्टिफिकेशन टेबल पर जैसे ही प्रेसिडेंट खड़ा हुआ, बाकी जजेस भी एक एक करके उठ खड़े हुए। अल्टन ने तुरंत उन्हें रोक लिया और हालात समझने की कोशिश की। ये सब क्या हो रहा है? सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट स्टायर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट अल्टन से अच्छे संबंध रखता था, इसलिए उसने सबके सामने वो बात कह दी जो शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मिस्टर फैरल, मुझसे पूछने के बजाय क्यों ना आप अपनी स्टूडेंट से ही पूछ लें कि उसने क्या किया है। ये सुनते ही अल्टन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने सामने वाले को सख्त नज़र से देखते हुए साफ कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीधे बोलिए, अंदाजे लगाने की ज़रूरत नहीं।
अगर गलती सच में हमारी है तो मैं जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटूंगा। टॉप टियर एकेडमी के प्रेसिडेंट के इतना कहने पर सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को सच्चाई बतानी ही पड़ी। मिस्टर फैरल, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। दरअसल कल हमने एक इमरजेंसी सर्टिफिकेशन मीटिंग की थी और उसमें हमने बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट सर्टिफाई किया है जो आज आपने सबमिट किया है। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब साफ था, किसी न किसी ने प्लेजराइज किया था। लेकिन ये जांच सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं थी। उन्हें बस टाइमिंग से मतलब था। जिसने पहले इन्फॉर्मेशन सबमिट की वही फर्स्ट ऑथेंटिकेट माना जाएगा। किसने चोरी की ये उनके स्कोप में नहीं आता था। ये बात सामने आते ही वहां मौजूद लोगों की नज़रें स्टाइल यूनिवर्सिटी की टीम को देखने के तरीके बदल गए। आल्टन स्तब्ध रह गया। मार्शल ने पीछे खड़ी कैथरीन की तरफ देखा और सदमे में सीने पर हाथ रख लिया। अगर उसने कैथरीन की सलाह पर पहले से पिल्स न ली होती तो शायद अभी तक एम्बुलेंस बुलानी पड़ चुकी होती। मार्शल को कैथरीन पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कैथरीन कभी लैब से गद्दारी नहीं कर सकती। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि बीच में आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। सभी की नज़रें कैथरीन पर टिक गईं। हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कैथरीन का चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन शांत था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने माइक्रोफोन उठाया और सबकी तरफ देखा। उसके पूरे वजूद से एक दबदबे वाली ऑरा निकल रही थी जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 2 पन्ने देखकर आप ये कैसे मान सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट किसी और जैसा है। आप सब दुनिया की टॉप 10 सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से हैं। क्या आप में से किसी के पास इतना पेशेंस भी नहीं कि एक पूरा एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट पढ़ लें? उसकी आवाज़ गूंजदार और दमदार थी। सर्टिफिकेशन स्पेशलिस्ट्स के चेहरे बिगड़ गए। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। जो लोग हमेशा ऑथोरिटी माने जाते थे आज उन्हें एक यंग लड़की खुलेआम डांट रही थी। ये उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। माहौल अचानक ऑकवर्ड हो गया। फिर भी कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबकी नज़रें दोबारा सर्टिफिकेशन प्रेसिडेंट पर टिक गईं, उसके फैसले का इंतजार करते हुए। सर्टिफिकेशन प्रेसिडेंट ने कैथरीन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सिर हिलाया और बेहद गंभीरता से बोला, तुम सही कह रही हो, मैं ज्यादा उतावला हो गया था। कहकर वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अब उसने कैथरीन को बराबरी की हैसियत से संबोधित किया, मिस स्वॉन, हम सिर्फ 2 नहीं पूरे 10 पन्ने पढ़ चुके हैं। ये 10 पन्ने उस डॉक्यूमेंट से बिल्कुल सेम है जिसे हमने कल सर्टिफाई किया था। यहाँ तक कि पंक्चुएशन तक में फ़र्क नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि हम आगे पढ़ें तो आपको एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देनी होगी। उसकी बातों पर कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हॉल फिर से आवाज़ों से भर गया। हाँ, सही एक्सप्लेनेशन दीजिए, वरना हमारा टाइम क्यों वेस्ट हो। कैथरीन ने माइक्रोफोन पकड़े रखा। इतनी सवालिया निगाहों के सामने भी उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। मैं ये अश्योर कर सकती हूँ कि हमारा एक्सपेरिमेंट प्लेजराइज्ड नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि कई लैब्स एक ही दिशा में काम कर रही हैं। जब सब एक ही रास्ते पर चलते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा या इक्विपमेंट सेम हो सकते हैं। इससे रिपोर्ट में सिमिलैरिटीज आना पॉसिबल है। ये सुनते ही सर्टिफिकेशन प्रेसिडेंट की भौहें सिकुड़ गईं। तो तुम कहना चाहती हो सिमिलर है, सेम नहीं? यस, कैथरीन का जवाब सीधा और ठंडा था। मैं सजेस्ट करूंगी कि बोलने से पहले पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाए। उसका कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट एरोगेंट एटीट्यूड कई लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ ने ऊंची आवाज में सवाल भी उठाए, लेकिन कैथरीन डटी रही। वो गैम्बल कर रही थी। मौका अभी भी पूरी तरह कैओटिक था। सर्टिफिकेशन प्रेसिडेंट ने खुद आगे बढ़कर ऑर्डर बनाए रखा। मैं तय करता हूं कि हम सब इस एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे और पूरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आखिर ये हमारा काम है, और जब तक हम अपना काम ईमानदारी से पूरा नहीं करेंगे तब तक किसी और की अचीवमेंट्स को नकारने का हमें हक नहीं है। उसके हस्तक्षेप के बाद आखिरकार सर्टिफिकेशन आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। सर्टिफिकेशन में टाइम लगना था, इसलिए कैथरीन और उसकी टीम को वेन्यू के अंदर बने एक छोटे लाउंज में बैठा दिया गया। इंसिडेंट के तुरंत बाद अल्टन ने मार्शल से बात की। मार्शल ने बिना सोचे साफ कहा, कैथरीन लैब से कभी बट्रेल नहीं कर सकती। तीनों लाउंज में चुपचाप बैठे थे। अल्टन और मार्शल दोनों बेचैन थे,
लेकिन कैथरीन बिल्कुल अलग लग रही थी। वो आराम से कुर्सी पर टिककर बैठी थी, जैसे बाहर की ऑब्जर्वर हो। मार्शल सीने पर हाथ रखे था। वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। अल्टन को उसकी चिंता होने लगी। मार्शल, तुम ठीक तो हो? हॉस्पिटल चले क्या? मैं ठीक हूँ, मार्शल ने हाथ हिला दिया। अल्टन की बेचैनी देखकर उसे समझाना पड़ा। कल रात कैथरीन को डर था कि मैं नर्वस हो जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे कामिंग पिल्स दी थी। आने से पहले मैंने एक ले ली थी। पिल्स काम कर रही हैं। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्टन ने ध्यान से देखा। मार्शल सच में स्टेबल लग रहा था। तभी अल्टन ने राहत की सांस ली और मजाकिया लहजे में हाथ बढ़ाया। तो फिर एक मुझे भी दे दो। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। मार्शल ने तुरंत पिल निकाली और साथ में पानी की बोतल थमा दी। कुछ मिनट आराम करने के बाद अल्टन थोड़ा संभल गया। अब उसने कैथरीन की तरफ देखा। कैथरीन, तुम्हें पूरा यकीन है कि इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई? मार्शल ने तुरंत उसका बचाव किया। उससे पूछने का क्या मतलब? डेटा लैब के कंप्यूटर में है। डबल एन्क्रिप्शन है। सिक्योरिटी पासवर्ड वही सेट करती है और एंटी थेफ्ट सिस्टम विंस्टन ने डिजाइन किया है। क्या आप विंस्टन पर शक कर रहे हैं? विंस्टन और मार्शल दोनों दशकों से स्कूल में थे और उनकी रेपुटेशन बेदाग थी। फिर भी अल्टन को चैन नहीं मिला। वो फोन लेकर बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद वो वापस लौटा। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। ये देखकर मार्शल बेचैन हो गया। वो सीधे खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर फैरल, आपका चेहरा इतना गंभीर क्यों है? आखिर हुआ क्या है? हमें बताए। अल्टन ने चुपचाप एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैंने शुरू में सोचा था कि विंस्टन बीमार है। उसकी पत्नी ने खुद मेरे पास आकर उसके लिए छुट्टी मांगी थी। लेकिन जब मैंने किसी को चेक करने भेजा, तब जाकर समझ आया कि विंस्टन के साथ कुछ हुआ है। घर में अब सिर्फ उसकी पत्नी ही बची है। ये सुनते ही मार्शल अपनी जगह पर टिक नहीं पाया। वो तुरंत खड़ा हो गया, आंखें फैलाकर अल्टन को देखने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं? विंस्टन के साथ कुछ हो गया है। अल्टन ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो हुआ है। उसकी पत्नी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इतने सालों की दोस्ती है, मैं उस पर जोर नहीं डाल सका। मैंने लोगों को भेज दिया है, पता लगाने के लिए। उम्मीद है कि बात ज्यादा गंभीर न हो। अल्टन का चेहरा भारी था और पूरे कमरे का माहौल एकदम टेंस हो गया। विंस्टन के साथ हुआ ये अचानक हादसा जरूर लैब से जुड़ा हुआ था। ये सब सोचते ही मार्शल की नज़र कैथरीन पर टिक गई। कैथरीन, अब हमें क्या करना चाहिए? कल लैब के कंप्यूटर्स अचानक आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गए थे। तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन ये सोचकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास तुम हो और विंस्टन भी। डबल इंश्योरेंस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विंस्टन के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब उसकी चिंता सिर्फ सामने चल रही सर्टिफिकेशन या डेटा लीकेज की नहीं थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त विंस्टन की सेफ्टी को लेकर भी घबराया हुआ था। लेकिन विंस्टन की खबर सुनकर भी कैथरीन ज्यादा चौंकी नहीं। उसके चेहरे पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अल्टन और मार्शल उसकी इस कामनेस के आदी थे। उन्होंने पहले भी देखा था कितने बड़े प्रेशर में भी कैथरीन कितनी शांत रहती है। कैथरीन ने कहा, प्रोफेसर हार्टली, ज्यादा वरी मत कीजिए। लैब की इंफॉर्मेशन लीक हुई है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार ही गए हैं। हार नहीं गए। मार्शल और भी कंफ्यूज हो गया। वो कैथरीन को ध्यान से देखने लगा, जैसे उसके चेहरे से कोई जवाब निकाल लेना चाहता हो। कैथरीन, तुम कहना क्या चाहती हो? कैथरीन जवाब देने ही वाली थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। अल्टन ने दरवाजा खोला। सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टाफ मेंबर खड़ा था। मिस्टर फैरल, आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ, अब वेन्यू में चलने का टाइम हो गया है। ये सुनते ही कैथरीन उठ खड़ी हुई। प्रोफेसर हार्टली, पहले वेन्यू चलते हैं। लग रहा था कि रिजल्ट सामने आने वाला है। मार्शल समझ गया, इस वक्त ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। रिजल्ट का इंतजार करना ही बेहतर था। कैथरीन को छोड़कर बाकी दोनों के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। जब आए थे उस वक्त जैसी एनर्जी थी, अब वैसी नहीं रही। मैं वेन्यू में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया, माहौल बेहद गंभीर था। सर्टिफिकेशन प्रेसिडेंट ने कैथरीन की रिपोर्ट उठाई और सिचुएशन एक्सप्लेन की। मिस स्वॉन, हमने आपकी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट पूरी तरह एग्जामिन कर ली है।
रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये उस रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है जो हमें इससे पहले मिली थी। ऐसे में हम आपकी रिपोर्ट को सर्टिफाई नहीं कर सकते। What about the core part? कैथरीन ने सीधे सवाल किया। कोर पार्ट अलग है, ये हम मानते हैं, लेकिन डिस्कशन के बाद भी हम सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हाँ, हमने ये तय किया है कि आपकी एक्सपेरिमेंटल टीम को थोड़ा और टाइम दिया जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट सेम है, सिमिलरिटीज आना पॉसिबल है। अगर आप 3 दिनों के अंदर ऐसी नई रिपोर्ट सबमिट कर सके जिसकी ओवरलैप इस रिपोर्ट से 30% से कम हो तो हम सर्टिफिकेशन दे देंगे। ओके, कैथरीन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, जैसे वो पहले से जानती हो यही रिजल्ट आने वाला है। अल्टन और मार्शल को समझने में थोड़ा वक्त लगा। वो तो सोच चुके थे कि आज सब खत्म है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मामला यहाँ तक पलट जाएगा। वेन्यू से बाहर निकलने के बाद भी दोनों कुछ देर तक स्टन्ड ही रहे। स्कूल द्वारा अरेंज की गई बस में बैठते ही अल्टन ने कैथरीन से पूछ लिया, आखिर चल क्या रहा है? इन्फॉर्मेशन तो लीक हुई थी, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी के पास हमारी लैब की एक्चुअल डेटा ही न गई हो? मार्शल भी यही सोच रहा था। इस सवाल का जवाब सिर्फ कैथरीन के पास था। उन दोनों की बेचैन नजरों के सामने कैथरीन ने शांत आवाज में कहा, इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, ये सच है, लेकिन सबमिट करने से पहले मुझे डेटा में एक इशू देखा और मैंने उसमें कुछ माइनर चेंजेस कर दिए थे। उसका खूबसूरत चेहरा हल्की सी मुस्कान से चमक उठा। वो किसी चमकते हुए हथियार की तरह लग रही थी, तेज, शार्प और नजरें खींच लेने वाली। मार्शल और अल्टन को लगा जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी मिल गई हो। कैथरीन के उन छोटे से बदलावों ने न सिर्फ लैब को बचाया, बल्कि स्टाइल यूनिवर्सिटी की 100 साल पुरानी रेप्यूटेशन को भी। अगर प्लेजरिज्म का टैग लग जाता तो स्टाइल यूनिवर्सिटी सब कुछ खो देती। हालांकि प्लेजरिज्म का खतरा टल गया था, लेकिन मार्शल अब भी खुश नहीं था। उसका चेहरा थका हुआ था, आवाज भारी। 3 दिनों में रिपोर्ट की ओवरलैप 30% से नीचे लाना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसे एक्सपेरिमेंट फेल होने का डर नहीं था, उसे रिजल्ट का डर नहीं था, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, और सबसे ज्यादा कैथरीन के लिए बुरा लग रहा था। वो जानता था कैथरीन ने कितनी मेहनत की है। अल्टन ने मार्शल के कंधे पर हाथ रखा। मार्शल, इस बार हमें बड़ा झटका लगा है, लेकिन कम से कम वर्स्ट रिजल्ट तो नहीं आया। ज्यादा टेंशन मत लो, कैथरीन पर प्रेशर मत डालो, धीरे धीरे करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अल्टन की बातों से मार्शल संभल गया। वो कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर था कि कैथरीन और टेंशन में न आ जाए। बस के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। कैथरीन थककर सीट से टिक गई और आंखें बंद कर लीं। मार्शल और अल्टन ने बिना कहे समझ लिया, अब उसे आराम चाहिए। इधर एक अलग जगह ब्लैक रोब पहने एक आदमी स्क्रीन के सामने बैठा था। स्क्रीन पर सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का सर्वेलेंस वीडियो चल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस सिचुएशन में कैथरीन की हार तय थी, वही आखिर में उसके हाथ से निकल जाएगी। फिन, जो उसके बगल में खड़ा था, एकदम भड़क उठा। वो सीढ़ियों से कूदता हुआ नीचे आया और रोनन की गर्दन पर तेज हथियार लगा दिया। वो उसे मारने ही वाला था। क्या तुमने कुछ चाल चली थी? रोनन बेहद शांत था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस ठंडी सी हंसी हंसा। उस एटीट्यूड ने फिन को पागल कर दिया। वो गुस्से से चिल्लाया, हरामजादे, हंस कैसे सकता है? यकीन मानो, अभी यही मार दूंगा। हाँ हाँ, आओ, कर लो। रोनन का चेहरा घमंड से भरा था, बिल्कुल बेखौफ। उसका ये रवैया ब्लैक रोब्ड आदमी की नज़र में आ गया। रोनन, क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि फिन तुम्हें मार देगा? ये सुनते ही रोनन का लहजा थोड़ा बदला। सर, ऐसा नहीं है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मैंने आपको बट्रे नहीं किया तो मुझे क्यों मारा जाएगा? तुमने नहीं किया। फिन और भड़क उठा। अगर तुम नहीं होते तो कैथरीन अब तक हार चुकी होती। को इन्फॉर्मेशन कैसे बदल गई? जरूर तुमने ही डेटा हमें देने से पहले छेड़छाड़ की है। फिन के आरोप ने रोनन को गुस्से से भर दिया। क्या तुम बेवकूफ हो या पागल? तुम्हें लगता है वो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट था? तुम्हें लगता है डेटा बदलना इतना आसान है और फिर भी एक्सपेरिमेंट फ्लॉलेस रहेगा? तुम्हें लगता है डेटा बदलने के बाद एक्सपेरिमेंट स्मूथली कंप्लीट करना बच्चों का खेल है? तुम समझते हो मैं जीनियस हूँ? रोनन की आंखों में आग थी।
तुम जानते भी हो कैथरीन किस लेवल की इंसान है। रोनन की दहाड़ ने फिन को पूरी तरह उकसा दिया। उसने इसे अपना अपमान समझा। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, रोनन को मार।